हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी का प्रारंभ करेंगे। कहानी का नाम है यही सच है। लेखक हैं मनु भंडारी, कानपुर। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतने देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज ही की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटे पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। यह मिसेस मेहता भी एक ही हैं। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरे सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम्हें बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था। बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी तो नहीं है। इच्छा होती है कह दूं तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनको बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही है। कोई और समय होता तो मैं अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मन मन मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार
कुर्सी के हत्थों पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामें कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहानी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। फिर मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्रा होता है। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछता है, निश्चित भी तो वही है। संजय क्या बोलता है, और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निश्चित भी तो वही है होगा।